हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर द क्लास 10th, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जो आपके एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स 2021 में, उनमें देर इज गोइंग टू बी नो रिडक्शन इन द सिलेबस फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक कटा नहीं है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और वैसे भी इस चैप्टर में से तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। आपको ऐसा कम लगेगा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप उनकी स्टोरी पढ़ रहे हो, राइट। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टू गेट अ फ्लेम वी कैन यूज अ लाइटर लाइक दिस, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पहला लाइटर था वो किसने इन्वेंट किया था? हालांकि देखो, जो वो लाइटर रहा होगा उसकी वर्किंग इस वाले लाइटर से बहुत ही डिफरेंट रही होगी, राइट। लेकिन उसको इन्वेंट किया था किसने? एक जर्मन केमिस्ट ने, जिसका नाम था वोल्फगैंग डॉबरआइनर। यू कैन इमेजिन कि डॉबरआइनर के टाइम से पहले लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं होगा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक फ्लेम को ऑब्टेन करने का। सो इसकी ये वाली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। लेकिन उसके अलावा केमिस्ट्री की फील्ड में इसने एक और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दी, जिसका नाम था डॉबरआइनर्स ट्रायड्स। अब देखो, ये डॉबरआइनर्स ट्रायड्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, राइट। देन देखेंगे कि आखिरकार ये है क्या चीज़। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे कि ये मेरा चैनल है, राइट, इंडक्टिव एकेडमिक्स। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेक्शन होता है वीडियोज़ का, उसके साथ में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेरे चैनल पे आता है और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करता है, तो क्या देखेगा कि ओके, सर ने अलग अलग चैप्टर्स की ऐसे प्लेलिस्ट बना रखी हैं, राइट। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा किसी भी एक लेट्स से प्लेलिस्ट पे, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सभी उसके सामने आ जाएंगी, राइट। और इजीली वो उनको फाइंड कर सकता है, राइट। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने ऐसे प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई और तब उसको कोई वीडियो को ढूंढना है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, राइट। सेम काम होता है लेट्स से एलिमेंट्स के साथ केमिस्ट्री में। अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ना चाहते हो, उनको स्टडी करना चाहते हो, उनको एनालाइज करना चाहते हो, तो अगर आप ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं, जिनकी लेट्स से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हो, देन आपको उन ग्रुप्स को पकड़ के अलग से स्टडी करना या एनालाइज करना काफ़ी ईजी रहता है। इसीलिए जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अलग अलग एलिमेंट्स को हम इनटू सर्टेन ग्रुप्स कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। और इसका पहला जो लॉजिकल अटेम्प्ट था, दैट वाज डन बाय आवर फेवरेट डॉबरआइनर, राइट। दिस इज द डॉबरआइनर। डॉबरआइनर ने बेसिकली क्या किया था, ट्रायड्स बनाए थे, राइट। इसी वजह से इसको बोला जाता है डॉबरआइनर्स ट्रायड्स, राइट। ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए थे। जैसे कि देखो, दिस इज अ ट्रायड, राइट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। देन उसके अलावा एक और ट्रायड है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। और थर्ड ट्रायड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इन ट्रायड्स का मतलब क्या है, देखो इसको देखते हैं। डॉबरआइनर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को ट्रायड्स में देखो इस तरह से रखा था कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, राइट। ऐसे थोड़ी ना किसी भी एलिमेंट को जिसका भी उसने मन किया ट्रायड में रख देगा, राइट। अगर जैसे कि मैं पहले ट्रायड की बात करता हूँ इसकी, ठीक है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। हो सकता है सबसे पहले आपके माइंड में आए कि इनकी वैलेंसी +1 है, राइट। या हो सकता है आपके माइंड में सबसे पहले आए कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट। ये सभी वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, इवन रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, है ना। ये सभी मेटल्स हैं, राइट। लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटाशियम इज मेटल, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि ये क्या है, बेसिकली दे आर एल्कली फॉर्मर्स, राइट। ये सभी एल्कलीज को फॉर्म करते हैं। एल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। देखो, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ लिथियम की, ठीक है। इट कैन फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। देन सोडियम, सोडियम कैन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। देन उसके अलावा पोटाशियम, इट कैन फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑल्सो एल्कली, दिस इज ऑल्सो एल्कली, दिस इज ऑल्सो एल्कली। ये तीनों बेसिस भी हैं और वाटर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं बहुत ही रेडिली, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से, राइट, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को डॉबरआइनर ने क्या किया, उनको एक ही ट्रायड में रखा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और
जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अब जब डॉबर रायनर ने इन ट्राइड्स को एनालाइज किया तो उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को नोटिस किया। उसने देखा कि यहाँ पे कुछ पीरियोडिसिटी चल रही है, जैसे कि लेट्स से इनका एटॉमिक मास हमने लिख लिया, राइट, हर एलिमेंट का। तो जो इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसी के इक्वल होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, राइट, रफली इक्वल होगा। सिमिलरली इन दोनों के टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों के एटॉमिक मासेस में वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसा आप एपी सीरीज में करते होते हो कुछ ऐसे ही बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस भी आप डी लेते हो, इन दोनों के डिफरेंस को भी आप डी कंसिडर करते हो, राइट, दैट इज द एपी सीरीज ना। वैसा ही कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है, राइट। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना। देखो जब जैसे आप एपी सीरीज लेते हो, लेट्स से 3, 6, 9, राइट, चाहे तो मैं ऐसे बोल लूँ कि इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, चाहे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मिडल वाली टर्म होती है एपी सीरीज में वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल होती है। जैसे 9 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 12, 12 का हाफ कर दो मिडल वाली टर्म आ जाएगी, है ना। दैट मीन्स अगर A1, A2, A3 आपके पास एपी सीरीज है तो A2 को आप कैसे लिख सकते हो, तो A1 + A3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो कि अगर हम इनका एटॉमिक मास लें जैसे कैल्शियम का और बेरियम का और इसकी एवरेज कंसिडर करें तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के इक्वल ही आएगी, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी, इन दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले कितना आता है, लेट्स से 4 और 7 और ये हो गया 177.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा रिजल्ट किसके आसपास आना चाहिए, 87.6 के आसपास, राइट, रफली इक्वल आ जाए तो भी बहुत है, ये बोला था डॉबर रायनर ने। लेट्स सी 88.7, राइट। तो इन दोनों का एवरेज आता है 88.7 जो कि बहुत क्लोज है 87.6 के, देख रहे हो, राइट। लेट्स सी अगला देखते हैं। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 39 और 6 हो गया हमारा 45 और 46, ये तो एक्जैक्टली हो गया ना। 46 इन दोनों का सम हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 23 आता है एक्जैक्टली, जो कि एक्जैक्टली इक्वल है 23 के। लेट्स सी ये थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे आप अगर क्लोरीन और आयोडीन को तो कितना आता है इनका एटॉमिक मास कंबाइंड, इतना डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 81.2, राइट, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू 79.9। तो आप देख रहे हो, राइट, जब भी आप फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है किसी ट्रायड में उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, दैट मीन्स उनकी एवरेज लेते हो उनके एटॉमिक मास की, तो वो इक्वल आती है जो मिडल वाली टर्म है, राइट, जो मिडल वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी जिसकी हेल्प से डॉबर रायनर को लगा कि हाँ जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी ज़रूर है और इसकी हेल्प से अलग अलग एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू अलग अलग ट्रायड्स। अब देखो अगर तो हम पॉजिटिव साइड पे बात करें तो पहला बंदा था डॉबर रायनर जिसने हमको ये चीज़ बताई कि हाँ जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एक्सटेंट तक पीरियोडिसिटी तो ज़रूर है, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डॉबर रायनर्स ट्रायड्स थे, राइट, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट। जो डॉबर रायनर्स ट्रायड्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी। देखते हैं क्या। फर्स्टली डॉबर रायनर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रायड्स, सिर्फ 3 ट्रायड्स को ढूंढ पाया ये, दैट मीन सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाया, विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल। बहुत सारे अलग एलिमेंट्स भी मौजूद थे उस टाइम पे, है ना। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन टू द ट्रायड, बहुत नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे जो इसमें फिट ही नहीं होते थे, और सेवरल नॉन एलिमेंट्स ऑल्सो डिड नॉट फिट इन टू द ट्रायड्स, है ना। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट, ये अगर इनका एटॉमिक मास हम कंसिडर करते हैं और इनकी एवरेज कंसिडर करते हैं, राइट, से 19 और 79.9, इनको ऐड करें कितना आता है, और 98.9, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 49.45, राइट, विच इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द 35.5, है ना। 49.45 रिजल्ट आया हमारा, तो बहुत ही दूर है ये तो क्लोरीन से, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो ट्रायड्स में फिट ही नहीं हो रहे थे, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। अब देखो जब भी कोई एक जो साइंटिस्ट होता है वो फेल होता है या लेट्स से जिसकी लिमिटेशन रह जाती है, तो जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं उनको एक मौका मिलता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ यहाँ पे हमारे पास मौका है, मौके पे चौका मारने का, राइट। तो इसके बाद जो पर्सन था दैट वाज द न्यूलैंड्स, राइट, एंड इसने दिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको देखते हैं कि ये क्या थे। इसने क्या बोला था कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास,
तो हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले एलिमेंट से मैच करेंगी। देखो कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन, राइट, उसके बाद हालांकि हीलियम आता है, लेकिन उस टाइम पे हीलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट कोई भी नोबल गैस इस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी। वाई? बिकॉज देखो, जो नोबल गैसेज होती हैं आपको पता ही है, वो अनरिएक्टिव होती हैं, है ना, राइट। सो बिकॉज वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं, इस वजह से उनकी डिस्कवरी भी बहुत बाद में हुई। ठीक है। सो हाइड्रोजन, देन हीलियम तो था नहीं उस टाइम पे, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। ये कितने एलिमेंट्स हुए अभी? देखो 7 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद 8th एलिमेंट कौन बन रहा है? फ्लोरीन। ठीक है। और इसने क्या देखा, हाइड्रोजन और जो ये फ्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है? सिमिलर है, राइट। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूँ, राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन डिस्कवर्ड नहीं थी बिकॉज इट इज अगेन अ नोबल गैस। सोडियम, राइट, 8th एलिमेंट ये आ रहा है। सो स्टार्ट हमने किया लिथियम से, 8th एलिमेंट कौन सा हुआ? सोडियम। ठीक है। सो इन दोनों की आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। सिमिलरली किसी भी एलिमेंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? उसके सिमिलर ही आती हैं। ये बोला था न्यूलैंड्स ने, राइट। और देयर वाज अ मीटिंग वंस, राइट। उस मीटिंग में इसने ये बोला कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे म्यूजिक में नोट्स नहीं होते, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है। उसमें भी देखो ऐसा ही होता है। जैसे लेट से हम सा से स्टार्ट कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी और अगेन सा, है ना। सो वहाँ पर भी जैसे हमारे पास 8 नोट्स होते हैं, राइट, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर हम एंड कर रहे हैं। क्लियर? ऑब्वियसली ये वाले नोट्स तो इंडियन लेट्स से म्यूजिक में नोट्स होते हैं ना। सिमिलरली जो इंग्लिश म्यूजिक सिस्टम है वहाँ पे अलग नोट्स होते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है, राइट। तो वैसे ही उसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन इसका मजाक उड़ाया गया उस वजह से। ठीक है। लोगों ने इनफैक्ट ये भी बोला कि अगर तू अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता तो नहीं अच्छा रहता, राइट। तूने म्यूजिक के अकॉर्डिंगली क्यों अरेंज किया? दैट मीन्स 8 ही ऐसे क्यों सजाए, राइट। दैट मीन्स 7 के बाद 8th एलिमेंट उसके नीचे क्यों रखा, राइट। सो इसका बहुत ऐसे मजाक उड़ाया गया और इसके काम को एक्चुअली बहुत साल तक वैल्यू ही नहीं मिली। लेकिन लेटर, राइट, काफ़ी साल बाद में लोगों ने देखा कि हाँ यार, कुछ ना कुछ लॉजिक तो है यहाँ पर, राइट। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर तो ज़रूर बन रही हैं। ठीक है। सो जो इसको वैल्यू मिली वो काफ़ी बाद में मिली जाकर, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब देखो, इसने न्यूलैंड्स ने म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली इन एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन सिर्फ यही एक वजह तो रही नहीं होगी ना इसके मजाक उड़ाए जाने की। आफ्टर ऑल, अगर जैसे इसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, राइट। अगर ये किसी भी तरह से इन सभी एलिमेंट्स को अपने ऑक्टेव्स में अरेंज कर देता, चाहे म्यूजिकली करे, चाहे मर्जी करे, जैसे मर्जी करे वो, राइट। लेकिन अगर एट द एंड सभी एलिमेंट्स के लिए इसका लॉ वैलिड होता, राइट, अगर ऐसा होता कि ये बोलता कि भैया जिस मर्जी एलिमेंट से आप स्टार्ट कर लो, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस वाले पहले से इक्वल होगी, तो फिर थोड़ी ना मजाक उड़ाया जाता इसका, राइट। बिकॉज हमको एंड रिजल्ट चाहिए ना कि हाँ प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है या नहीं आ रही। हमको ये इससे थोड़ी ना कोई दिक्कत है कि म्यूजिक के अकॉर्डिंगली अरेंज करे, चाहे जैसे मर्जी करे, राइट। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम रह गई, जो इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये हर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं था। ठीक है। ये सिर्फ कैल्शियम से पहले पहले तक वैलिड था। ठीक है। सो कैल्शियम से पहले पहले अगर आप जैसे कोई एलिमेंट स्टार्ट करते हो, जैसे लेट्स से कार्बन से स्टार्ट करते हो, तो 8th एलिमेंट हमारा आ रहा है सिलिकॉन, तो यहाँ पर तो ये वैलिड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन लेट्स से अगर मैं सिलिकॉन से स्टार्ट करता हूँ तो 8th एलिमेंट इसके सिलिकॉन के यहाँ पे नीचे आएगा, राइट। लेकिन इन दोनों की आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ इस थोड़े से पार्ट के लिए वैलिड था, राइट, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स, इसने बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज करे थे ऑक्टेव्स में, लेकिन उसके लिए वैलिड नहीं था। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम से मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा है? क्रोमियम, राइट। एल्यूमिनियम से आप स्टार्ट करोगे तो 8th एलिमेंट आपका बनेगा क्रोमियम, है ना। एल्यूमिनियम से स्टार्ट किया 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8th हमारा बना क्रोमियम। लेकिन एल्यूमिनियम और क्रोमियम की आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका लॉ वैलिड नहीं रहा, देख रहे हो। ये एक लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में बहुत सारी थी इसके साथ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। इसी वजह से मे भी इसका मजाक उड़ाया गया होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, कोबाल्ट और निकल, दो एलिमेंट्स को इसने एक ही स्लॉट में एडजस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर भी, राइट, सीरियम और लेंथेनम, इसने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में एडजस्ट कर दिया, राइट। एक ये प्रॉब्लम थी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे लेट्स से अगर तो मैं देखो यहाँ पे बात करता हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों की आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर है। यस, सिमिलर है। लेकिन क्या क्लोरीन और कोबाल्ट की आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर है? नो, राइट। क्लोरीन और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन और निकल की बात करूँगा, क्या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है? नहीं।
इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। देखो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, राइट, कोबाल्ट और निकल मेटल है, तो मेजर डिफरेंस तो देखो यहीं से कितना ज़्यादा पड़ जा रहा है, राइट। उसके बाद भी क्लोरीन इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ये मेटल्स हैं, राइट। निकल और कोबाल्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे देखो अगर मैं आयरन को कंपेयर करता हूँ बल्कि यहाँ से कोबाल्ट से, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं, ठीक है। आयरन भी एक मेटल है, कोबाल्ट भी एक मेटल है, लेकिन इन दोनों को कितनी दूर दूर रखा गया, राइट। आयरन कहाँ पे है, कोबाल्ट कहाँ पे है। सो देख रहे हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के बावजूद उनको बहुत दूर दूर रखा गया, राइट, बिकॉज उसके पास तरीका ही नहीं था ना कोई प्रॉपर्ली एडजस्ट करने का, राइट। एक तरीके से बोल रहे हो हिट एंड ट्रायल जैसा था, राइट। वो जस्ट ट्राई कर रहा था कि किसी तरह से बन जाए सिस्टम, राइट। यहाँ पे भी देख रहे हो, और क्लोरीन और कोबाल्ट ये अनलाइक एलिमेंट्स हैं, स्टिल एक दूसरे के ऊपर नीचे यहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट, इस स्लॉट में। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ, ठीक है। सो इसी को हम डिटेल में देखते हैं, राइट। इसकी अचीवमेंट्स क्या थी और लिमिटेशंस क्या थी। अचीवमेंट जस्ट यही थी कि हाँ इसने ये अगेन दिखाया कि जो पीरियोडिक हमारे लेट से जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी ज़रूर है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ में। कैल्शियम तक तो इसका लॉ प्रॉपर्ली वैलिड था। देन इट वॉज द फर्स्ट लॉ टू एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिसिटी बताने वाला ये पहला लॉ था। आप बोलोगे डबल नायर भी तो था, उसने तो जस्ट 3 ट्राइड्स दिए ना उसने जस्ट नो एलिमेंट्स को बताया था। अदर देन दैट अगर हम बोलें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को जिसने बताया हो वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही था, राइट। सो कैल्शियम तक भी अगर आप देखोगे 17 एलिमेंट्स, राइट। सो टोटल 17 एलिमेंट्स के लिए इसका लॉ प्रॉपर्ली वैलिड था, ठीक है। सो दैट वाज द अचीवमेंट। लिमिटेशंस, पहला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, हमने देखा। देन he had assumed that only 56 elements existed in the nature because इसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, तो इसको लगा सिर्फ इतनी है, इसके बाद किसी भी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद डिस्कवरी होती है नोबल गैसेस की, है ना, हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की। और देखो अब हीलियम कहाँ पे आएगा, बेसिकली हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बल्कि लेट्स से डिस्कवर हुए होंगे, जैसे कि कैल्शियम और क्रोमियम के बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कवर जब हुए तो इसका जो ये लेट्स से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये वैलिड नहीं रह गया, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स इसके स्लॉट में प्रॉपर्ली फिट ही नहीं बैठ रहे थे, ठीक है। तो जैसे इनकी डिस्कवरी हुई इसका लॉ पूरी तरह से ऑब्सलीट हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अनदर लिमिटेशन हमने देख ली, ही हैड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट एज वेल, ठीक है। उसके अलावा सम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज दे वर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि कोबाल्ट और आयरन, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। देन न्यूलैंड्स के बाद जो साइंटिस्ट आया दैट वाज द मेंडलीव, इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। इसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, और डिस्कवर्ड थे, ठीक है। और इसने इन सभी एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में सक्सेसफुली प्लेस किया। वहीं पर अगर हम न्यूलैंड्स की बात करेंगे तो इसके टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, और उसमें से सिर्फ ये 17 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली अपने इस टेबल में प्लेस कर पाया था, है ना। बाकी एलिमेंट्स प्लेस तो इसने सभी करे थे, बट उनके लिए लॉ ही वैलिड नहीं था, तो कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। बट जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। और यही बेसिकली फाउंडेशन बना जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट। सो इसका जो टेबल है ना, ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इट वॉज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देखते हैं कि इसने किस तरह से इन एलिमेंट्स को अपने टेबल में प्लेस किया था, ठीक है। लेट्स सी। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। अगर आप पहली बार इस टेबल को देखोगे तो हो सकता है आप डर जाओगे कि हाँ यार इतना डिफिकल्ट, राइट, बहुत सारी डिटेल्स हैं इस एक ही टेबल में। एंड हाँ ये तो है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है इस एक ही पीरियोडिक टेबल में। तो इसको देखते हैं, राइट, कि क्या क्या यहाँ पे बेसिकली डिटेल्स हमको देखने को मिलती हैं इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। लेट्स सी। सबसे पहले आप देख रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसने डिवाइड करे हुए हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड द पीरियड्स, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो ये जितनी भी लेट्स से वर्टिकल जो एक कॉलम्स हैं, है ना, ये हमारे ग्रुप्स हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, राइट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। देन दिस इज द सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, है ना। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 अलग अलग ग्रुप्स हैं। देन सभी एलिमेंट्स को पीरियड्स में भी क्लासीफाई किया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो वी हैव द पीरियड्स, राइट। सो दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड, राइट, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही आ रहा है। देन दिस इज द सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। सो 1 मार्क के लिए ये चीज़ याद रखो कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 क्या थे, ग्रुप्स थे, और 6 क्या थे, पीरियड्स थे। क्लियर।
तो ये तो होगी पहली चीज़। इसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया को यूज़ करके इसने एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, द आंसर इज सबसे पहला क्राइटेरिया इसने यूज़ किया सेम एज न्यूलैंड्स वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो सबसे कम एटॉमिक मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। उसके बाद आती है हीलियम विच इज़ अगेन अ नोबल गैस, इसके टाइम पे ओरिजिनली डिस्कवर नहीं हुई थी, कोई भी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी ओरिजिनली इसके टाइम पे। तो अगेन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद अगेन आएगी नियॉन जो कि डिस्कवर नहीं हुई है, सोडियम, मैग्नीशियम, देख रहे हो। सो वही ऑर्डर चल रहा है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे इनके एटॉमिक मास से लिखे हुए हैं, राइट, 9 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, फिर 12 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसने प्लेस करे अलग अलग एलिमेंट्स, लेकिन एक दो जगह पे उसने इनका ऑर्डर स्वैप भी किया था। एक तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोबाल्ट और निकल के केस में, राइट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, निकल का एटॉमिक मास कम है, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी टेलुरियम और आयोडीन की, ठीक है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका एटॉमिक मास कम है, ठीक है। सो इन एक दो जगहों को छोड़ के जनरली सेइंग उसने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही प्लेस करा हुआ है सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे उसने ऐसा क्यों करा, इनके ऑर्डर को स्वैप क्यों किया, सो दैट जो एक दूसरे के ऊपर नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हों। बिकॉज देखो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अगर वो आयोडीन को यहाँ पे प्लेस करता, टेलुरियम को यहाँ पे प्लेस करता, तो प्रॉपर्टी सिमिलर ना बनती, ठीक है। तो बिकॉज सबसे जो मेजर क्राइटेरिया था एटॉमिक मास से भी बढ़ के, वो उसके लिए क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बिकॉज वो नेचर में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था, ही बिलीव्ड कि हाँ जो सिमिलर लेट्स से प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आएंगे इस पीरियोडिक टेबल में, राइट। एटॉमिक मास इधर उधर हो सकता है इन सर्टन केसेस, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, जो एक दूसरे के नीचे लेट्स से एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके लिए अभी कंपेयर कैसे करेगा, कैसे बोल सकता है कि हाँ जो एक दूसरे के ऊपर नीचे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, राइट। प्रॉपर्टीज़ जो हम बोल रहे हैं कि सिमिलर हैं उनको मेजर करने का कोई क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, राइट। उसके लिए उसने देखा उनके हाइड्राइड्स को और ऑक्साइड्स को, ठीक है। नाउ यू माइट आस्क कि क्यों ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही क्यों देखा उसने, बिकॉज देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए उसने क्या देखा, अलग अलग एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को देखा और ऑक्साइड्स को देखा, और उसने देखा कि किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसने एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, ठीक है। सो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले ग्रुप की। यहाँ से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करूँ जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, राइट, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की कि ये हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, लिथियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे होगी -1, राइट। हाइड्राइड आयन क्या होता है, H नेगेटिव आयन, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड का LiH, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज +1, दिस इज -1, इसका भी फॉर्मूला देखोगे NaH, है ना। यहाँ पे भी दिस इज +1, दिस इज -1, फॉर्मूला क्या बना, KH। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हो इन तीनों में। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों के तीनों जो ये एलिमेंट्स थे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, जब इन्होंने हाइड्राइड बनाया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्डिंग की, कुछ ऐसा नहीं आपको देखने को मिल रहा, है ना, या लेट्स से LiH3 वगैरह, ठीक है। सो इस वजह से इनका हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे कि अगर हम इस पहले ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट लेट से उठाते हैं तो उसका जो हाइड्राइड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। ये बेसिकली आर अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला हमारे हाइड्राइड्स का बनता है पहले ग्रुप के लिए RH, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडलीव ने। सिमिलरली अगर हमने ऑक्साइड्स देखने हो, अगेन लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अबाउट द ऑक्साइड्स। लिथियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, अगेन +1 -2 +1 -2। यहाँ पे भी आप क्रिस क्रॉस मेथड से देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या बनेगा, Li2O, यहाँ पे Na2O और यहाँ पे K2O। देख रहे हो अगेन सिमिलैरिटी, है ना। जनरल फॉर्मूला कैसा है, R2O, राइट। दो एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के और उसके साथ एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे बॉन्डेड है, इसी चीज़ को उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के जनरल फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से उसने अलग अलग एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, ग्रुपिंग करी हुई है उनकी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि उसने ग्रुपिंग कैसे की। तो उसने एक तो उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी इस तरह से, राइट, जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट्स से फोर्थ ग्रुप की मैं बात करूंगा, राइट, अगर वो ऑक्साइड्स बनाएंगे तो इस तरह से ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और अगर हाइड्राइड्स बनाएंगे तो RH4 इस तरह से हाइड्राइड्स भी वो ज़रूर बनाएंगे,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पे और देख रहे होगे कि यहाँ पे हर एक लेट से ग्रुप को उसने दो दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ इनटू सब ग्रुप्स, राइट, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। इसका क्या मतलब है, ये ए और बी का क्या मतलब है? देखो, ऑल्दो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा 10th क्लास के लिए, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, राइट, हमने उनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ये ए वाले एलिमेंट्स हैं जितने भी, लेट्स से मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। इस सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, राइट, आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या हैं, ए वाले, दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सिमिलरली जो ये बी वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि जिंक हो गया, राइट, कैडमियम हो गया, ये मरकरी हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी ग्रुप उठा लो, जैसे फिफ्थ ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो ये हो गया वेनेडियम हो गया, एनबी हो गया, टीए हो गया, ये हमारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो सिंपली जैसे कि लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ ब्रोमीन, राइट, ये रहा ब्रोमीन, राइट, ये कहाँ पे कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ओके जो ब्रोमीन है वो सबसे पहले 7th ग्रुप में लाई कर रहा है, राइट, लेकिन 7th ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे है 7th ग्रुप में, आप बोलोगे 7th ग्रुप में लेट्स से जो 4th पीरियड है, राइट, उसमें लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बेसिकली हमारे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। देन आप ऐसे बोल सकते हो कि ओके जो 7th ग्रुप है और जो 4th पीरियड है, ठीक है, उसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है दैट इज़ अ ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिन पॉइंट कर सकते हो इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा इसके पीरियोडिक टेबल में आप और इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे उसने कोई भी एलिमेंट नहीं रखा, राइट, यहाँ पे उसने कोई एलिमेंट नहीं रखा। जब उससे पूछा गया कि भाई ये तो तेरे पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट है, राइट, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, तो उसने बोला नहीं 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 ये डिफेक्ट नहीं है, राइट, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे बेसिकली मैंने गैप छोड़ दिया, राइट, जब वो डिस्कवर हो जाएंगे हम उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। दिख रहे हो कितना कॉन्फिडेंट, कितना जीनियस उसका माइंड था, ठीक है। अदरवाइज ये बात बोलना कि जो ये गैप्स हैं ये डिफेक्ट नहीं है, राइट, ये अभी डिस्कवर ही नहीं हुई है, इट इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। और बाद में ऐसा ही हुआ, राइट, ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और जैसी उसने प्रॉपर्टीज़ बोली थी कि ऐसी ऐसी होंगी वैसी ही उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आप बोलोगे उसने प्रॉपर्टीज़ कैसे पता लगाई, बिकॉज देखो ना उसको इतना तो पता है। लेट्स से मैं इन दोनों एलिमेंट्स की बात करता हूँ, हमको पता है कि अगर वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ऐसे ही फॉर्म करेगा, अगर वो हाइड्राइड फॉर्म करेगा तो ऐसे ही फॉर्म करेगा। सिमिलरली जो ये वाला एलिमेंट है हमको इसका भी पता है कि अगर वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ऐसा फॉर्म करेगा, अगर वो हाइड्राइड फॉर्म करेगा तो ऐसा फॉर्म करेगा। क्लियर। इसके अलावा देखो उसने ये भी बोला था कि जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से काफ़ी सिमिलर होगी, ठीक है। सो इस वजह से उसने इस एलिमेंट को नेम दिया एका बोरोन, दैट मीन्स बोरोन के सिमिलर जो एलिमेंट है, राइट। जो एका वर्ड है बाय द वे संस्कृत से डराइव्ड है। संस्कृत में वैसे तो उसका मीनिंग होता है वन, बट यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि उसके जैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। देन जो यहाँ पे एलिमेंट था, है ना, जो डिस्कवर होना था, उसने ये बोला कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम से काफ़ी सिमिलर होगी, बिकॉज उसके ऊपर है एल्यूमिनियम, राइट। तो इस वाले एलिमेंट को उसने नेम दिया एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली जो बचा हमारा ये वाला एलिमेंट, इसको उसने नेम दिया एका सिलिकॉन, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज उसको पता था सिलिकॉन से काफ़ी सिमिलर होंगी। और बाद में ये तीनों एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, ठीक है। जो एका बोरोन उसने बोला था उसको नेम दिया गया बाद में स्कैंडियम, राइट। जो एका एल्यूमिनियम गैलियम, जो एका सिलिकॉन उसने बोला था उसको नेम दिया गया जर्मेनियम। और इसकी प्रॉपर्टीज जैसी जैसी उसने बोली थी वैसी वैसी ही निकली, ठीक है। बहुत कुछ उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, जैसे कि एक तो देखो ऑक्साइड्स हो गए कैसे बनाएगा, हाइड्राइड्स वो कैसे बनाएगा। इसके अलावा इवन वो एटॉमिक मासेस को भी कुछ एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट कर पाया। देखो जैसे कि आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा सा, तो देखो हमको पता है कि यहाँ पे लेट्स से दो जो एलिमेंट्स हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेट्स सपोज, है ना। तो इसका एटॉमिक मास 65 है, इसका एटॉमिक मास 74 है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक मास 65 से 74 के बीच बीच में ही तो लाई करेगा। जैसे कि रफली मैं बोलूँ लेट्स से 69 70 के आसपास इसका होगा, 71 72 के आसपास इसका होगा, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। तो जैसा भी उसने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही बाद में इनका एटॉमिक मास भी निकला,
ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर पाया था अपने प्रेडिक्ट टेबल की हेल्प से, इतना जीनियस बंदा था वो। तो ये आई थिंक सो हाँ सफिशिएंट है, एनफ है, जो भी आपको प्रेडिक्ट टेबल में इस वाले मेंडलीज के प्रेडिक्ट टेबल में पढ़ना है। सो अब देखते हैं इसकी अचीवमेंट्स क्या थी और इसकी लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहली अचीवमेंट देखो, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेंडलीव ने क्या किया था, अपने प्रेडिक्ट टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, है ना। और इसने बोला था कि हाँ ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, और बाद में ऐसे ही हुआ, वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए और प्रॉपरली वहाँ पर उनको फिट कर दिया गया। सो इट वॉज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव। उसके अलावा नोबल गैसेस इनिशियली डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन बाद में जब डिस्कवर हुई, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इजीली प्लेस किया जा सका इनटू अ जीरोथ ग्रुप, राइट। लास्ट में हमने एक ग्रुप बना दिया जीरोथ ग्रुप। जीरोथ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखो जो नोबल गैसेस होती है उनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो, है ना, वो किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं बनाती, ठीक है। सो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एक अलग उनके लिए यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो ये भी इसकी क्या है, एक अचीवमेंट है मेंडलीव के प्रेडिक्ट टेबल की। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव्स प्रेडिक्ट टेबल। सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत यूनिक सा एलिमेंट है। देखो अगर इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, या लेट्स से इसकी वैलेंसी की मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, लिथियम जो उसके नीचे है उसकी वैलेंसी 1, उसके नीचे है सोडियम उसकी भी वैलेंसी 1, उसके नीचे है हमारा पोटाशियम उसकी वैलेंसी भी 1। तो यहाँ से तो आपको लग रहा है कि हाँ जो ये हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लेट्स से जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनके जैसी ही हैं, राइट। जो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल्स, है ना, बिकॉज ये एल्कली को फॉर्म करती हैं। सो यहाँ से हमको लग रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स के जैसी है, तो उसको यहाँ पे ही रखना चाहिए, राइट, एल्कली मेटल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिससे हमको ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पे रखना चाहिए, राइट, जो ये 7th ग्रुप था बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। वाई, बिकॉज देखो जो क्लोरीन है या लेट्स से जो ये फ्लोरीन है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है ऐसे, उसके नीचे जो क्लोरीन है वो भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, राइट, उसके नीचे जो ब्रोमीन है वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो आयोडीन है वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के जैसे एग्जिस्ट करता है। और अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे वो भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको लगता है कि नहीं यार, हाइड्रोजन को तो 7th ग्रुप में रखना चाहिए, राइट, हैलोजन फैमिली के ऊपर, यहाँ पे ऐसे। अब इसकी कोई आप लेट्स से प्रॉपर लॉजिक नहीं लगा सकते कि इसको यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, कोई प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। एक तो ये लिमिटेशन होगी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। इसके अलावा यूजिंग दिस पीरियोडिक टेबल वी कैन नॉट प्रेडिक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसी भी दो और एलिमेंट्स के बीच में, बिकॉज देखो एटॉमिक मास कोई पर्टिकुलर लेट्स से पैटर्न को फॉलो नहीं करता, है ना। जैसे कि लेट्स से मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दिस इज द सिल्वर जिसका एटॉमिक मास है 107 पॉइंट समथिंग, राइट, और जो कैडमियम इसका एटॉमिक मास है 112.40। अब इन दोनों के बीच में क्या कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंगली तो आप बता ही नहीं सकते, है ना। आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ 108 क्या 109, 110, 111 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा या फिर नहीं होगा, कोई आइडिया लगाया ही नहीं जा सकता, राइट, बिकॉज एटॉमिक मास किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख रहे हो नहीं चेंज हो रहा। इसी वजह से जो हमारा लेट्स से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक मास की बजाय किसको कंसिडर किया गया, एटॉमिक नंबर को, बिकॉज एटॉमिक नंबर एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही बढ़ेगा, लीनियरली ही बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, राइट, वो डेसिमल्स में नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बोलूँ, देखो जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो Z इज 7 वाला जो कि नाइट्रोजन है, और Z इज 8 वाला जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। सो ये इसकी लिमिटेशन थी। उसके अलावा एनॉमलस पेयर्स, राइट, कॉपर और निकल, राइट, और टेलुरियम और आयोडीन, जहाँ पे जो ये पैटर्न था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला वो फॉलो नहीं हो रहा था, राइट। तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन थी कि यहाँ पर ही इन दोनों एलिमेंट लेट्स से इन दोनों पेयर्स के लिए ही ऐसा क्यों किया गया, राइट। अगर बाकी सब जगह आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा हुआ है तो यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए आपने शिफ्टिंग क्यों करी, राइट। ये बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल चीज़ नहीं थी। सो ये भी एक लिमिटेशन थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, राइट। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो जो इसका पीरियोडिक टेबल था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ठीक है, और यही बेसिकली एक लेट्स से बेस बना जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका। इसके अलावा मेंडलीव ने एक और बहुत ही ज़रूरी बात बोली थी। इसने कहा था कि अगर
आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में, और जो ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल है उसको भी हम कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या अगर आपकी कोई सजेशन हो उसको आप मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।